नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन. यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस. मैं हूं प्रशांत मावानी. डियर फ्रेंड्स, वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन आवर टेबल. दिस वन इज एसोसिएटेड विद बलूचिस्तान. राइट, तो यहाँ पर देखिए, दिस इज बलूचिस्तान. पाकिस्तान के अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं या फिर स्टेट्स हैं, तो इसमें केपी हैं, पंजाब हैं, सिंध हैं, देन यू हैव दिस वेरी बिग पोर्शन. सबसे बड़ा जो राज्य है दैट इज बलूचिस्तान. अब बलूचिस्तान न्यूज़ में है और यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख लीजिए क्विकली. अफगानिस्तान के बॉर्डर शेयर करता है, ईरान के साथ एक बॉर्डर शेयर है, यहाँ पर अरेबियन सी है. ग्वादर पोर्ट जो है वो भी इसी बलूचिस्तान में पड़ता है. ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग मैप है, इसको बलूचिस्तान एजेंसी का मैप कहते हैं. ये थोड़ा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम आज की डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे यू विल नो कि व्हाट दिस एजेंसी वाला मैप जो है वो क्या है, किसने बनाया, क्या क्या चीज़ें हैं इनमें, सारी चीज़ों को देखेंगे. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Discuss the historical roots of the Baloch nationalist movement and how unresolved grievances continue to fuel separatism in the region. बलूचिस्तान के बारे में हम इसलिए बात करें क्योंकि रिसेंटली 11 मार्च की बात है जब एक जफार एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया. पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही थी ये, और जो BLA के लोग हैं उन्होंने ये डिमांड की कि पाकिस्तान की सरकार ने, वहाँ की ISI और जो आर्मी है उसने जो बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स को गिरफ्तार करके रखा है उनको रिहा किया जाए, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको एबडक्ट यानी कि उनका अपहरण किया गया है बाय ISI या फिर डीप स्टेट. व्हेन आई से डीप स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी एंड ISI. ओके, तो BLA की डिमांड पाकिस्तान की सरकार और डीप स्टेट से है कि आप इनको रिहा कीजिए, और इसकी वजह से उन्होंने ये जफार एक्सप्रेस को हाईजैक किया था. फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक ऑपरेशन लॉन्च करती है, और इस ऑपरेशन में जो हाईजैकर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया, उनको मार दिया गया. तो अभी जो इमीडिएट क्राइसिस थी ये जफार एक्सप्रेस की, ये तो पाकिस्तान ने सॉल्व कर ली, लेकिन एक लंबे समय से ये जो इश्यू चल रहा है जिसको हम अंडरलाइंग ग्रीवियंसेस कह सकते हैं, ये आज भी अनएड्रेस्ड है, आज भी अनरिजॉल्व्ड है. तो क्या है ये सारी चीज़ें, क्यों यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप बलूचिस्तान के इतिहास को नहीं समझते. क्या क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से आज भी ये इश्यू जो है वो चल रहा है. इसके लिए डियर फ्रेंड्स वी विल गो थ्रू द होल टाइमलाइन. शुरुआत करेंगे आज से लगभग 4000 साल पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री 2000 BCE की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये साबित करते हैं कि बलूचिस्तान वाला जो रीजन है ये सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट रहा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस. राइट, हम बात कर रहे हैं एंशिएंट और प्री इस्लामिक एरा के बारे में. जैसे मैंने बताया ना, लगभग 4000 पहले तक ये बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है इसकी हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है. फिर थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें, आज से लगभग आप समझ लीजिए 3500 ईयर्स पहले, तो इंडो आर्यन इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर बढ़ने लगा, और यहाँ पर इंडो आर्यंस जो हैं वो आए तो नई भाषाएं आई, नई कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस क्षेत्र में आई, और ओवरऑल ये क्षेत्र जो है तो इसका एक सोशल फैब्रिक और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा एनरिच हुआ. फिर थोड़ा आगे बढ़े तो 5th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बलोच ट्राइब्स हैं उनका राइज होने लगा, वो यहाँ पर माइग्रेट होने लगे, और यहाँ पर फिर से एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी धीरे धीरे करके स्थापित हुई, नया इन्फ्लुएंस जो है वो स्टार्ट हुआ. ये सारी चीज़ें 5th सेंचुरी से स्टार्ट हुई. तो आज समझ लीजिए आज से लगभग 1500-1600 साल पहले की बात है. ठीक है, 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलता है, इनफैक्ट 6th सेंचुरी BCE से 7th सेंचुरी CE, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना मैप में कि बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये ईरान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और ईरान के लोगों को आप पूछेंगे, हमें जैसे पूछते हैं कि आप अगर विदेश में हम ट्रैवल करते हैं, सो इफ़ समवन आस्क्स अस कि आप किस देश से हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है, तो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वी आर इंडियंस. और अगर आप किसी श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान में जाएंगे तो यू विल से कि हम हिंदुस्तानी हैं. तो वैसे ही ईरानियंस जो हैं वो अपने आप को पर्शियंस कहते हैं. राइट, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो 6th सेंचुरी BCE से 7th, तो लगभग 1000 साल ये जो रहे हैं, तो इसमें
पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज होने लगा। और एक वक्त था जब ये क्षेत्र जो है इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अखेमेनिड एम्पायर, और धीरे धीरे ये एक वास्ट एम्पायर का पार्ट बन गया। उसके बाद ससानियन एम्पायर जो है उसका भी कंट्रोल था बलूचिस्तान पर, और इसकी वजह से भी यहाँ का कल्चर और पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है इसमें एक नया रंग रूप देखने को मिला। 7th सेंचुरी में जब हम पहुँचते हैं देन वी फाइंड कि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ने लगे। अरब इन्वेजन्स हुए, अरब ने ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र जो है उसको कॉन्कर कर लिया, और फिर यहाँ पर इस्लाम इंट्रोड्यूस होता है, और यहाँ की जो ट्राइबल सिस्टम है तो उसमें उसको सेमी इंडिपेंडेंट बनाना, इस प्रकार की पॉलिटिकल व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। प्रिसाइसली अगर हम 654 सीई की बात करें तो यहाँ पर रशीदुन खलीफात जो है उसकी स्थापना हुई, और बलूचिस्तान जो है आज का जो प्रेजेंट डे बलूचिस्तान जो है ये जो पूरा क्षेत्र है ये रशीदुन खलीफात के तहत था। यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जेम्पशन था, जो एक कायकान नाम का एक आज का जो मॉडर्न डे कलात वाला जो रीजन है इसको छोड़कर, ये जो टाउन है एक कायकान, इसको छोड़कर बाकी का सारा एरिया जो है वो रशीदुन खलीफात के नीचे आता था। 13th सेंचुरी में मुगल इन्वेजन्स हुए। चगताई खान जो है उसने यहाँ पर चढ़ाई की और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद 14th सेंचुरी में तिमूर का जो ग्रैंडसन है पीर मोहम्मद, तो उसने यहाँ पर चढ़ाई की, बहुत सारे युद्ध किए, और यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो चेंज हुआ। फिर बलोच डायनेस्टीज़ की स्थापना हुई मिडीईवल पीरियड में। तो यहाँ पर अलग अलग बलोच डायनेस्टीज़ हैं, यहाँ पर आप उनके नाम देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी अलग अलग ट्राइब्स जो हैं ये सत्ता में आने लगी, और अलग अलग बलूचिस्तान के जो क्षेत्र हैं उनको रूल करने लगे। फिर आते हैं ट्रबल मेकर्स, ब्रिटिश राज वाले लोग, राइट। कॉलोनियल एरा यहाँ से शुरू होता है, राइट। 19th सेंचुरी में हम पहुँचे तो वी फाइंड के जो ब्रिटिश हैं उन्होंने यहाँ पर बलूचिस्तान पर अपना कंट्रोल ले लिया, और उसको फिर ब्रिटिश बलूचिस्तान एजेंसी इसको नाम दिया गया, राइट। ये जो पूरा क्षेत्र है इसको कलात, खरान, लास बेला, मकरन, ये अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में इस रीजन को डिवाइड किया गया। और ब्रिटिश राज के बारे में आप जानते हैं ना, डिवाइड एंड रूल जो है वो उनका एक बहुत ही साइकोलॉजिकल एक और पॉलिटिकल हथियार रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बलूचिस्तान एजेंसी मेंशन हुआ है, तो अब इस मैप को देखिए, अब आप ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये बलूचिस्तान एजेंसी का मैप जो है वो ब्रिटिश राज के समय पर है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो पिंक वाला पोर्शन है चगाई, और ये वाला पूरा पोर्शन, राइट। यहाँ पर देखिए चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस यहाँ पर लिखा है। तो ये सारा क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश राज में था, ये पिंक वाला क्षेत्र। और नेटिव स्टेट्स को आप देखेंगे तो ये देखिए मकरान है, ये कलात वाला जो रीजन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा, राइट। ये पूरा जो है वो कलात है। फिर लास बेला यहाँ पर है, कच्ची है, खरान है, ये सारे रीजन्स है। और ये बहुत ही मीन्स ये जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बलूचिस्तान एजेंसी का मैप, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देखना। और अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आज की जब ये डिस्कशन ख़त्म हो जाए तो मेरा आग्रह रहेगा आपको वापस आप इस वीडियो में यहाँ पर आइए और इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए उस समय पर हमने देखा ना कि अरब का कंट्रोल था पहले, इतिहास में जाए यहाँ पर तो हम ब्रिटिश राज तक पहुँच गए, लेकिन पीछे आप मुड़कर जाएंगे तो यू विल फाइंड कि ये ग्वादर जो है ना वो एक समय पर ओमान के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा ये तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो 5th टॉपिक है ना उसमें भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप को, एक लोकेशन को देखने वाले हैं, उसको मिस बिल्कुल ही मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आज समझाने वाला हूँ। 1896 और 1905 में एंग्लो पर्शियन बाउंड्री कमीशंस जो हैं उन्होंने ईरान और ब्रिटेन यानी कि बलूचिस्तान वाला रीजन जो है वो उसके पास आ गया, तो कमीशन ने बलूचिस्तान जो है उसको ईरान और ब्रिटेन में डिवाइड कर दिया और मॉडर्न बाउंड्रीज जो है उसकी स्थापना हुई। फिर जब हमारे यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई चली, ये सारी चीज़ें चली, तो दोस्तों 1946 वाला वो समय था जब आपकी स्क्रीन पर ये जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक वक्त था जब जो कलात क्षेत्र के जो खान थे, वहाँ के जो राजा थे, उनके लीगल एडवाइज़र बने मोहम्मद अली जिन्ना। और फिर उन्होंने
जो राजा थे खान ऑफ कलात, उनका नाम था मीर अहमद यार खान। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, आप जानते होंगे आई एम फ्रॉम गुजरात, राइट। तो गुजरात में जो काठियावाड़ रीजन है, सौराष्ट्र है, तो ये एक पानेली करके एक छोटा सा गांव है, टाउन है अभी, तो वहाँ के हैं मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि सौराष्ट्र जो रीजन है हमारा, उसमें से दो बड़े पॉलिटिशियंस इस समय काल में हमें देखने को मिलते हैं। एक जो महात्मा गांधी जी हैं, तो वो पोरबंदर के हैं, वो भी सौराष्ट्र का पार्ट है। और पानेली जो है, ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो वहाँ से हैं। तो बहुत ही नज़दीक के गांव है ये, राइट। ये दो टाउन्स जो हैं, दे आर नॉट दैट फार फ्रॉम ईच अदर। एनीवेज, एक छोटी सी आउट ऑफ द बॉक्स बात थी, मुझे लगा कि ये मेंशन करना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। ओके, फिर से इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना को लीगल एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किया गया। किसके लिए? खान ऑफ कलात, खान यानी कि राजा मीर अहमद यार खान। अब ब्रिटिश राज के सामने, ब्रिटिश क्राउन के साथ जो डिस्कशन चल रही थी, इंडिपेंडेंस की बातचीत चल रही थी, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ही ये कहा कि ये जो कलात वाला क्षेत्र है, इसको सॉवरेन रखा जाए, इसको इंडिपेंडेंट रखा जाए, ये किसी का पार्ट नहीं रहेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, डेट पर ध्यान दीजिएगा, 4 अगस्त 1947। ये मीटिंग दिल्ली में हुई। इस मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन थे, खान ऑफ कलात थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। और इस मीटिंग के दौरान जिन्ना सपोर्टेड कलात्स डिसीजन टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि भारत के जो बंटवारे होंगे तो उसमें पाकिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, राइट। फिर एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, ये सारी चीज़ें हुई। तो उस समय पर यही मोहम्मद अली जिन्ना जो है उस मीटिंग में कहते थे, ये कलात जो हैं इट विल स्टे इंडिपेंडेंट। कब बात है? 4 अगस्त की। मैं इसीलिए ये चीज़ों को बहुत ही स्लोली, बहुत ही इम्पैक्ट करके समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद, लगभग आप समझ लीजिए 1 हफ्ते के बाद, 12 अगस्त को जो खान ऑफ कलात हैं, उन्होंने एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया और कहा कि 15 अगस्त से ये जो कलात क्षेत्र है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 15 अगस्त को हमारा देश भारत आज़ाद हो गया, और 15 अगस्त को ही ये कलात वाला क्षेत्र जो है ये भी ऑफिशियली आज़ाद हो गया। तो आप समझ लीजिए, हमें लगता है कि जब बंटवारा हुआ तो 2 देश बने, इंडिया और पाकिस्तान नहीं, इनफैक्ट 3 देश बने, इंडिया, पाकिस्तान और कलात, ठीक है। अब अक्टूबर में, अगस्त में ये चीज़ें हुई, अक्टूबर 1947 में ये जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, उन्होंने अपना एक स्टैंड जो है वो चेंज कर दिया, यू टर्न मार लिया, एक प्रकार से धोखा दे दिया कलात को। पहले वही सपोर्ट कर रहे थे, अब वो प्रेशर करने लगे खान साहब पर कि आप जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जॉइंट हो जाइए। नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ये सारी चीज़ें बताई, नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फुल प्रेशर क्रिएट किया। जब प्रेशर से भी नहीं माने तो फिर कोर्सिव मेजर्स लेने लगे। जब खान साहब ने रेजिस्ट किया तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, जो हमने एजेंसी वाला मैप देखा ना, खरान, लासबेला, मकरन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान ने एनेक्स कर ली, यानी कि हड़प ली, और कलात जो है उसको आइसोलेट कर दिया। यानी कि बलूचिस्तान का बाकी का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने हड़प लिया, ये कलात वाला क्षेत्र उनके पास नहीं था, उसको आइसोलेट कर दिया। और इस प्रकार की रूमर्स फैलानी स्टार्ट कर दी कि ये जो खान साहब हैं ये भारत के साथ ज्वाइन होने वाले हैं, थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद 1948 में 26 और 27 मार्च 1948 टू बी प्रिसाइज, फोर्स्ड एनेक्सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, मिलिट्री इंटरवेंशन किया गया। 26 मार्च को पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान पर हमला बोल दिया, और उसके एक दिन के बाद खान साहब को फोर्स किया गया कि आप साइन करके एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है इसको साइन कर दीजिए। और इससे फिर कहते हैं ना कि तलवार की धार पर उन्होंने ये चीज़ें करवाई। और फिर जो प्रिंस अब्दुल करीम हैं, उन्होंने एक इंसर्जेंसी की शुरुआत की। खान साहब के भाई थे ये अब्दुल करीम, और दिस इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स टू दिस बिट्रेयल। ये जो धोखा हुआ तो उसके खिलाफ सबसे पहली जो चढ़ाई की, सबसे पहली जो लड़ाई की शुरुआत की,
So that was started by Prince Abdul Karim. He was the brother of Mr. Khan, या फिर जो उस समय के राजा थे कलात के खान साहब, उनके भाई थे ये, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. ये है, यहाँ से हिस्ट्री जो है, यहाँ से पहले हमने देखा कि क्या था ये क्षेत्र, फिर ब्रिटिश राज में क्या हुआ, और फिर पाकिस्तान ने क्या किया. तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली अपनी हक की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं. इस प्रकार के अलग अलग अटैक्स जो है वो आते रहते हैं. और आज के समय में ये जो इतिहास समझ लें तो ये लोगों को देखिए, ये मीडिया के शब्द हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स या फिर मिलिटेंट्स, राइट, ये सारे मीडिया के द्वारा इन सारी चीज़ों को लिखा जाता है. लेकिन आप उस क्षेत्र के अगर हैं तो क्या आप अपने आप को मिलिटेंट कहेंगे, क्या आप अपने आप को सेपरेटिस्ट कहेंगे? द आंसर इज नो. यू विल कॉल योर सेल्फ एज फ्रीडम फाइटर्स. पूरी दुनिया इस बात को जानती है. ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही ये नॉलेज है. आप देखिए, आप इतिहास को देखिए, अलग अलग इतिहास की कितनी सारी किताबें अवेलेबल हैं, कितना सारा डेटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है. यू विल फाइंड के बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ. उनके पास बहुत सारे रिच रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं. मीन्स ऑयल एंड गैस बलूचिस्तान के पास है, लेकिन यहाँ से ऑयल एंड गैस जो है वो बाकी के राज्यों को दिया जाता है, और बलूचिस्तान के पास ही ऑयल एंड गैस जो है उसकी कमी रहती है. तो 1947 के बाद से आप देखेंगे तो मल्टीपल ऐसे अपराइजिंग्स जो हैं वो यहाँ पर होते रहे, और पीरियोडिकली इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती रहती हैं. एक प्रकार की नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो सेल्फ डिटर्मिनेशन और जस्टिस जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं. और पॉलिटिकल ऑटोनोमी नहीं है यहाँ पर, इकोनॉमिक इक्विटी नहीं है. जैसे पंजाब वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, तो वो सबसे डेवलप माना जाता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, और जिसके पास सबसे अच्छे रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी पीछे हैं. और ह्यूमन राइट अब्यूसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं. तो आई होप आज की डिस्कशन से आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. राइट नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस वन इज़ अबाउट हीट वेव. देखिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बिफोर आई जंप इनटू दिस टॉपिक. चलिए, सबसे पहले तो मैं एक ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. एग्जामिन द रोल ऑफ रोबस्ट डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म्स इन एड्रेसिंग द राइजिंग थ्रेट ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड मिटिगेटिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशंस. छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अभी समर जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो जब भी पॉसिबल हो डियर फ्रेंड्स, राइट, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए थोड़ा पानी रखिएगा. राइट, एक मटका है या फिर छोटे से ऐसी कटोरी, जो भी चीज़ें हैं आपके पास हैं, राइट, उसमें थोड़ा पानी हर रोज़ भर दीजिएगा. पेड़ पौधों को थोड़ा बहुत पानी दीजिएगा. डोंट वेस्ट वाटर. और अगर आपको कोई ऐसे मजदूर गरीब लोग दिखें तो उनको भी अगर आप पानी पिलाते हैं तो दिस इज़ ए वेरी बिग थिंग. राइट, ये एक छोटा जेस्चर हम सब कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी पर. इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है. किसी भी राह चलते आदमी को अगर आपके घर के पास से कोई दोपहर को निकल रहा है, एंड इफ़ यू फाइंड इट सेफ फॉर यू टू डू इट, यू कैन आस्क दैट पर्सन कि भाई आपको पानी पीना, थोड़ा ठंडा पानी पिला दीजिए उनको. ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है. दूसरी एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि मैंने आपको बताया था ना, सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि कैसे YouTube जो है वो काम करता है. मैंने बात बताई थी कि अगर आप लेक्चर को शेयर करेंगे, देखिए आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो चीज़ों पर क्या करते हैं, ये वीडियो जब लॉन्च किया जाता है तो आप एक लाइक तो प्रेस कर ही देते हैं, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग. इट हेल्प्स ए लॉट. इसी के साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पर कमेंट भी करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग. ये मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब के एल्गोरिदम्स के बारे में, कि हाउ यूट्यूब वर्क्स. तो जब आप लाइक और कमेंट हर रोज़ करते हैं, एटलीस्ट अगर आपके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, जस्ट राइट डाउन जय हिंद, एंड दैट विल हेल्प. दिस वीडियो, दिस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ. और अगर आप इसी के साथ आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, तभी आप हर रोज़ इसको देख रहे हैं. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, दैट विल ऑल्सो हेल्प. तो एवरी सिंगल डे अगर आप लाइक, कमेंट और आप इसको अगर शेयर करते हैं, भले ही आप एक ही ग्रुप में हो या फिर आप अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, दैट्स टोटली अप टू यू. आप सारी जगहों पर कर सकते हैं. दैट्स आई वुड बी मोर देन हैप्पी इफ़ यू कैन डू दैट. एक बार आपने किया, मैंने ये इससे पहले की डिस्कशन में ये YouTube का एल्गोरिथम आपको समझाया था, और आप देखिए
सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने भी ये जो स्टैंड लिया, इसकी वजह से आप व्यूज़ देख लीजिए। मेरे पास पूरा एनालिसिस है, यूट्यूब की तरफ से हमें सारे एनालिटिक्स मिलते हैं कि कितने वॉच आवर हुए, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को पूरा देखा है। टोटल वॉच आवर जो है वो काफ़ी अच्छे रहे। जो एक ग्राफ है वो ऐसे ऐसे जा रहा था, वो ऐसे जाने लगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपने की, लाइक, कमेंट और शेयर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दिस हेल्प्स अ लॉट। इस सीरीज़ को हमें बड़ा बनाना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस प्रकार की डिस्कशन, इस प्रकार के एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। और अगर ये सीरीज़ जो है ये बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, स्प्रेड होती जाती है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो ये सीरीज़ जो है वो हम सस्टेन कर पाएंगे। तो इसके लिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ से फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ों को आप, ये YouTube एल्गोरिथम जो हैं उसमें इस सीरीज़ को पहुँचाने का सारा काम जो अगर कोई कर सकता है तो वो हैं इस सीरीज़ के व्यूअर्स। तो आप इसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो हर रोज़ देते रहेगा। दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग दैट यू कैन डू फॉर दिस सीरीज एंड दिस चैनल। ओके, 2024 जो है इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट ईयर एज फार एज हीट वेव्स आर कंसर्न। 54 डेज तक हीट वेव्स हमारे देश में रही और कुछ क्षेत्रों में तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। स्कूल्स बंद हो गई, बहुत सारी जगहों पर ब्लैकआउट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, वायर्स जल गए, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ। और ऑफिशियल आंकड़ा ये कहता है कि 143 लोगों की मौत हुई। 41,000 जो लोग हैं उनको हीट स्ट्रोक आया था, इसमें से 143 लोग जो है उसकी मृत्यु हुई। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जो सौम्या स्वामीनाथन है उन्होंने हाईलाइट किया है कि हीट रिलेटेड जो मृत्यु है इसका आंकड़ा जो है ये काफ़ी अंडर काउंटिंग है, राइट। इसका रियल आंकड़ा जो है वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे यहाँ पर वीक डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म है एज फार एज दिस क्राइसिस इज कंसर्न्ड। एक एजेंसी ने हीट वॉच रिपोर्ट है तो इसने ये रिलीज़ किया है कि मार्च से लेकर जून 2024 में 17 स्टेट्स में 733 लोगों की मृत्यु हुई। जो सरकार ने आंकड़ा भेजा उससे तो कई गुना ज़्यादा ये आंकड़ा है, 733। और यूएस जैसे देश में भी ऐसी सिचुएशन है, हीट रिलेटेड डेथ्स जो है इसको अंडर काउंट किया जाता है, राइट। रेयरली हम देखते हैं कि जो हीट की वजह से किसी की मृत्यु हुई है तो उसको कॉज ऑफ डेथ में हीट रिलेटेड या फिर हीट को इसमें ऐड किया जाए। द रीज़न इज़ क्योंकि कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु होती है। कुछ लोगों को लेट्स से ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उनको बहुत ज़्यादा हीट हो गई, हीट वेव के वो शिकार बन गए, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मर गया। तो मेडिकल साइंस यही कहेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन क्यों बढ़ा? हीट की वजह से, राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन की बात करें तो स्टेट वाइज ब्रेकडाउन होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको हमें काफ़ी गरीबों को ध्यान में रखते हुए, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, वल्नरेबल लोग हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। वैसे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ छोटी सिंपल चीज़ें, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट पर 2 मिनट 3 मिनट आप खड़े हैं मोटरसाइकिल में, तो उस पर अगर कोई ऐसे शेड्स लगाया जाए, जो मंडप होते हैं ना, इस प्रकार की चीज़ें अगर लगाई जाए तो भी इट विल हेल्प अ लॉट। सबसे बेस्ट है ट्रीज़, लेकिन ट्रीज़ नहीं है तब तक ये चीज़ की जा सकती है। तो अगर हम प्रॉपर डेटा कलेक्ट करेंगे या फिर प्रॉपर डेटा सामने आएगा तो हम टारगेटेड पॉलिसीज़ को बना पाएंगे और इसी के साथ साथ गरीब और एल्डरली लोगों को बचा पाएंगे। वी नीड टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ नेशनल हीट एक्शन प्लान और इसी के साथ रिस्क असेसमेंट करना, हीट वेव जो है इसको फाइट करने के लिए क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोएक्टिवली करना, सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन, राइट। और इसके साथ साथ टेम्परेचर सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है तो वी नीड टू क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ ग्लोबल अलायंस एज वेल। इसमें भारत जो है वो एक रोल प्ले कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दिस वन इज अबाउट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन और यूरोप इन जनरल। Critically analyze the challenges and opportunities in negotiating a free trade agreement between India and the EU in the current global economic context, right? दोनों देशों के लीडर्स जो हैं उन्होंने एक डेडलाइन सेट की है कि वी विल सॉर्ट आउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इन दिस सेट डेडलाइन। और सारी चीज़ें जो हैं, डिस्कशंस, नेगोशिएशंस जो हैं, ये म्यूचुअल बेनिफिट और अभी जो
इकोनॉमिक प्रायोरिटीज इवॉल्व हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें आगे बढ़ेगी। भारत के कुछ कंसर्न्स जो है वो ये हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी है, बहुत सारे रेगुलेशंस यहाँ पर है। तो ये कंसर्न है यूरोपियन यूनियन का, ये कंसर्न है कि भारत में कंप्लायंस जो है वो नहीं होता है। आपने रूल्स बनाए तो उसका कंप्लायंस इतना अच्छा नहीं है। 2007 से दोनों पार्टीज़ यानी कि इंडिया और ईयू ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन की शुरुआत की, लेकिन आज तक एफटीए जो है वो नहीं हो पाया है। लेकिन अब एक कुछ ऐसे पुश फैक्टर्स है, जैसे कि यूएसए के द्वारा ग्लोबल टैरिफ जो हैं उसको ट्रिगर किया गया, तो इसकी वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई है। और अब दोनों पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक अलायंस हो, डेमोक्रेटिक देश जो है उसका एक अलायंस बने, ताकि ये रूल्ड बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसको हम सेट कर सकें। यूरोपियन यूनियन के जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन है तो ये भारत को काफ़ी अच्छे काम आ सकते हैं। इसके साथ भारत जो विकसित भारत का एक सपना हमने सेट किया है, 2047 तक का गोल सेट किया है, तो इसमें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए, तो इसमें यूरोपियन यूनियन हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। और इसके साथ यूरोप को मिलेगा भारत की बड़ी मार्केट का एक्सेस, और यहाँ पर क्लीन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अभी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो हैं इनके बीच में जो अर्ली विंस हुई, तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और ओवरऑल जो फोकस है वो यही है कि इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बनाया जाए। इसी के साथ ये भी समझना है कि आज के समय की जो मॉडर्न डे के जो एफटीएज हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि आपने 90-95% चीज़ें जो हैं तो इस पर से आपने ड्यूटीज़ हटा दी। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट। पहले के जो एफटीए थे वो ऐसे थे कि आपने 90-95% चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो हटा दी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये तो है ही, इसी के साथ साथ ये है कि आज के जो मॉडर्न एफटीएज हैं दे आर पार्टनरशिप्स फॉर इकोनॉमिक रेजिलियंस। इसका जो मेन बैलेंस है वो यही है कि दोनों पार्टीज या फिर दोनों देशों की, या फिर इस केस में यूरोपियन यूनियन और इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी जो है इसको बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना। दैट्स व्हाट मॉडर्न एफटीएज आर ऑल अबाउट। इट्स मोर लाइक ए सॉर्ट ऑफ अरेंज्ड मैरिज। अगर समझने के लिए ये एक एग्जांपल दूं तो starting में there are few things that you have to adjust. By the way, I'm bachelor, so I don't have practical experience with that, but anyways, जो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे यू डिस्कवर द अदर पर्सन, एंड धीरे धीरे जो है वो आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नेविगेट करते करते धीरे धीरे जो ये यूनियन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दैट्स व्हाट मॉडर्न एफटीएज आर ऑल अबाउट, और होपफुली इंडिया और ईयू के बीच में जो एफटीए होगा तो वो कुछ इस प्रकार का ही होगा। Fourth topic is about Russia-Ukraine war. Critically analyze the implications of Russia's potential acceptance or rejection of the US proposed interim ceasefire in Ukraine. US ने एक interim ceasefire propose किया है, तो अब आज की डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि अगर व्लादिमीर पुतिन इसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा, और रिजेक्ट करते हैं तो क्या होगा। यूक्रेन जो है उसने एग्री कर लिया है कि वी आर हैप्पी विद दिस यूएस प्रपोज्ड 30-day इंटरिम सीज फायर। पुतिन साहब जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। उनके जो की एड है यूरी यशकोव, उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है कि वी नीड ए लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ओवर टेम्पररी पॉज। और जो प्रो वॉइसेस हैं रशिया में, प्रो वॉर वॉइसेस, जो लोग कहते हैं कि भाई युद्ध चलता रहना चाहिए, राइट, दबाव बना रहना चाहिए, तो ये जो लोग हैं दे विल क्रिटिसाइज व्लादिमीर पुतिन कि आपने अगर ये सीज फायर कर लिया तो इट्स ए बिग ट्रैप, राइट। हमारा जो अभी बैटल फील्ड का मोमेंटम है, अभी रशिया की आर्मी इज़ डूइंग वेरी गुड, तो ये जो अब फॉर्म चल रहा है, अभी टॉप गियर में आपकी कार चल रही है, तो ये गियर में से लोअर गियर में जाएंगे या फिर स्टॉप करेंगे तो उसके बाद फिर से वो मोमेंटम जो है वो चला जाएगा आपका। तो ये एक रिस्क है। इसी के साथ साथ अगर रशिया इसको रिजेक्ट करता है पीस या सीज फायर को, तो फिर माना जाएगा कि ये रशिया की यही एक नीति रही है, इम्पीरियलिस्टिक एग्रेशन, तो ये टैग लग सकता है। और ट्रंप जो हैं उनका कहना ये है कि अगर वो सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर यूएसए जो हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करता रहेगा, राइट। तो ये भी एक चीज़ है। अब सीज फायर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर सीज फायर हुआ तो यूक्रेन की आर्मी जो है तो उसको रिकवर और री आर्म करने का मौका मिल जाएगा, और सैंक्शन रिलीफ्स जो हैं तो ये उनको नहीं मिलेंगे। तो ये सारे इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी फॉर व्लादिमीर पुतिन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट करेंगे तो उनके देश के कुछ उनके सपोर्टर्स हैं
वो अगेंस्ट में जाएंगे, रिजेक्ट करेंगे तो फिर यूएसए नाराज हो जाएगा। तो कैच 2022 वाली सिचुएशन है उनकी। अभी पोलैंड के लीडर ने ये कहा है कि यूएसए के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पोलैंड में आप एस्टैब्लिश कर दीजिए, वहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट हम हो सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, और पुतिन इज़ नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अगर वो कहती हैं कि पोलैंड में यूएस न्यूक्लियर्स जो हैं तो उनको रखा जाए, इनको एक्सपांड किया जाए, ये सारी चीज़ें। अब सीज फायर होता है नहीं होता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। जैसे मैंने आपको बताया, पुतिन कैन नॉट डिले डिसीजन इनडिफाइनाइटली। वो इस चीज़ को एक लंबे समय तक एक्सटेंड भी नहीं कर पाएंगे। स्टेक्स आर क्वाइट हाई। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक और इंटरेस्टिंग मैप आपको दिखाने वाला हूँ, देखने वाले हैं। इससे पहले की हमारे डिस्कशन में हमने मॉरिशस को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो विजिट हुई तो इस चीज़ को लेकर हमने डिस्कशन की थी। तो उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। 2015 में पीएम मोदी साहब पहली बार गए थे आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, राइट, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो गए, तो एक दशक हो गया। और ये जो विजिट थी तो ऑफ कोर्स इंडिया मॉरिशस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए गए थे। नवीन राम गुलाम साहब के बारे में हमने बात की थी, उनके पिताजी के बारे में हमने डिस्कशन की थी, राइट, कैसे उनका एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ एक रिलेशन था, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। कोविड के दौरान राम गुलाम साहब जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उस समय पर भारत ने उनको मेडिकली इवैक्यूएट भी किया था। मॉरिशस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस इन टर्म्स ऑफ इंडियन ओशन, अफ्रीका एंड ग्लोबल साउथ। और स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत करना, अपग्रेड करना, डिफेंस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो थी वो फोकस एरिया थी इस विजिट के। दोनों देशों ने बायलैटरल ट्रेड को नेशनल करेंसीज में करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दूसरे की करेंसीज एक्सेप्ट और शेयर करेंगे। इसी के साथ 487 करोड़ की क्रेडिट फैसिलिटी भारत ने अनाउंस की है फॉर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन मॉरिशस, राइट। और मॉरिशस की पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसको कंस्ट्रक्ट करने में भारत मदद करेगा। इसी के साथ जो एगालेगा एयर स्ट्रिप है, एगालेगा आइलैंड है, कहाँ पर है ये वो भी देखेंगे, डोंट वरी, कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए। एगालेगा एयर स्ट्रिप को डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर मेट्रो रेल और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, जो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो भारत ने इसको सपोर्ट किया है अभी तक। तो नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है तो उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ यूके, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस की जो एक डिस्कशन चल रही है चैगोस आर्किपेलागो के लेकर, तो इसमें राम गुलाम साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ही मे रीनेगोशिएट मॉरिशस यूके डील ऑन चैगोस आर्किपेलागो। और भारत ने ये एश्योरिटी दी है कि मॉरिशस की जो सॉवरेनिटी है इस चीज़ को लेकर भारत उनको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब बात आती है इंडियन ओशियन की, राइट, इसको हमने देखा था ना इससे पहले। तो देखिए ये रहा मॉरिशस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और मॉरिशस से थोड़ा आप भारत की तरफ आगे आएंगे, देन यू विल फाइंड हियर ब्रिटिश ओशियन टेरिटरीज, राइट। ये जो ब्रिटिश ओशियन टेरिटरीज है ये मॉरिशस से यहाँ पर पड़ती है ये, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों, दिस इज़ अ न्यू मैप ऑन योर स्क्रीन। ये हैं मेन मॉरिशस, और यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे देन यू विल फाइंड दिस एगालेगा, राइट। ये मॉरिशस का है एगालेगा आइलैंड। तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो भारत ने किया है, मिलिट्री सेटअप भी यहाँ पर काफ़ी डेवलप किया है। और यहाँ से जैसे मैंने देखा ना कि यहाँ पर आप बढ़ते हैं तो यू फाइंड दिस चैगोस आर्किपेलागो। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए चैगोस जो है, चैगोस आर्किपेलागो, ये फ़िलहाल किसके कंट्रोल में है? ब्रिटिश के पास है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके के पास है। और इसमें मेजर जो आइलैंड्स हैं तो इसमें एक तो ये हैं डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया जो हैं यहाँ पर यूएसए का प्रेजेंस है। यूएसए की क्या कहते हैं, व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर इट, मिलिट्री बेस है यूएसए का यहाँ पर, ओवरसीज मिलिट्री बेस, ओके। तो अमेरिका इज प्रेजेंट इन इंडियन ओशियन एज वेल, और ब्रिटिश के पास से उन्होंने ये लिया है अभी। फिर एक यहाँ पर है बहुत ही फेमस हैं पेरोस बानहोस, राइट। ये कुछ नाम है, याद नहीं रखने, आप सिर्फ समझ लीजिए। सोलोमोन आइलैंड है और एक इगमोंट आइलैंड है। ये सारे चैगोस आर्किपेलागो में आते हैं। अब चाइना और मॉरिशस के बीच में ट्रेड जो है इट इज़ $1.1 बिलियन, और हमारे साथ ट्रेड है दैट इज़ $554 बिलियन। इसको थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसी के साथ चाइना की जो नेवी है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन यहाँ पर रहा है।
एंड शायद दिस इज़ द रीज़न कि भारत का ये जो सागर इनिशिएटिव था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इंडियन ओशियन के साथ जुड़ा हुआ ये इनिशिएटिव है भारत का, डॉक्ट्रिन, इसको भारत ने अपग्रेड की है। मोदी साहब ने मॉरिशस से इस डॉक्ट्रिन को अपग्रेड करके इसको सागर में से महासागर कर दिया। इसका नाम है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। और यहाँ पर जो रीजनल चैलेंजेस हैं उनको काउंटर करने के लिए ही इसको अनाउंस किया गया है। और भारत जो है वो कमिटेड है कि इस पूरे इंडियन ओशियन की स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है, तो इसकी वजह से ग्लोबल अलायंसेस जो हैं वो फ्रेगमेंट होने लगे हैं, तो ये भी भारत जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। सो दिस आर द थिंग्स एसोसिएटेड विथ इंडिया एंड मॉरिशस। डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर, राइट, कि प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो। हर रोज़ आप देख लीजिए, जब देखते हैं इस वीडियो को, जब देख लिए पूरा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको शेयर करें। अगेन आई वुड लाइक टू रिटरेट हियर कि आप जानते हैं कि 35 मिनट्स की जो डिस्कशन होती है, तो उस डिस्कशन से पहले जो रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं, फिर सारी चीज़ों को ग्राफिकली यहाँ पर ऐड करना, राइट, और ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, राइट, समवेयर अराउंड 3-4 आवर्स। तो इतनी जो मेहनत है वो आपको 35 मिनट्स में मिल जाती है। अब चीज़ों को ईजीली समझ पाए उसके लिए, और ये चीज़ें जो हैं दे आर मीन्स ये पूरा लेक्चर इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू हैव टू डू इज़ हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। तो बदले में व्हाट क्यूरियसली एजुकेशन, बदले में जो प्रशांत मामानी आपसे चाहते हैं, दैट इज़ क्या आप इसको हर रोज़ शेयर करें। अगर पसंद आता है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू गाइस, राइट, लेकिन अगर आपको हर रोज़ ये वीडियो पसंद आता है तो हर रोज़ लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए, राइट। इसी के साथ साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, यू कैन जस्ट राइट डाउन जय हिंद। एटलीस्ट ये 3 चीज़ें आप हर रोज़ कीजिएगा, इट विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।